gram-positive and gram-negative bacteria. In our course of studies, हम कई बार सुनेंगे कि कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव है, और जब हमें पता होती है कि कोई बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, देन इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ को समझना आसान हो जाता है। और ये पता करने के लिए कि कोई बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, वी यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग, which we will discuss in a while. But पहले बात करते हैं कुछ structural differences in gram positive and gram negative bacteria की. Let's first talk of gram positive bacteria. तो gram positive bacteria में outside of this plasma membrane we find cell wall. कुछ gram positive bacteria में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस सेल वॉल के इन बिटवीन एक स्पेस कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस है कुछ में, और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती, इसलिए वी से सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव पेरिप्लाज्मिक स्पेस। एक्चुअली ये स्पेस सभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगी, बट कुछ में काफ़ी कम होती है जिसे हम कंसिडर भी नहीं करते। ओके, मूविंग ऑन। तो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज़ इन इट टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड। ना बैक्टीरिया का सेल वॉल, फिर वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव का, बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, जिस पे हमने इस चैप्टर की सेकंड वीडियो में बात की थी। If you haven't seen it yet, I recommend you to watch it too. And there we saw ये peptidoglycan बना होता है sugars का, sugars which include NAG and NAM sugars. NAG is N-acetyl glucosamine and NAM is N-acetyl muramic acid. ओके, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल में आप पाओगे टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि टिकोइक एसिड अटैच होता है सेल वॉल और इसे पेप्टिडोग्लाइकन के साथ, और लाइपोटिकोइक एसिड अटैच होता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइपोटिकोइक एसिड अटैच होता है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया सम ग्लाइकोलिपिड्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वी नो होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स, और इसलिए वी कॉल इट लाइपोटिकोइक एसिड। नाउ द फंक्शंस ऑफ टिकोइक एंड लाइपोटिकोइक एसिड्स, तो दे हेल्प इन cell wall maintenance, they help in cell wall enlargement during cell divisions, they move some cations across the membrane. And when these gram-positive bacteria, when they infect any host organism, these ticoic and lipoticoic acids stimulate a specific immune response in the host. So these were the functions of these ticoic and lipoticoic acids. Okay. और आप याद रखोगे that in gram-positive bacteria, cell wall is the outermost layer, मतलब जो cell envelope है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का, उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल है, विच इज़ नॉट द केस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड सी व्हाट द स्ट्रक्चर इज़ लाइक। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप दो मेम्ब्रेन्स पाओगे, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता ही है विच इज़ नॉर्मल, बट यहाँ एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस है इज कॉल्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगी ही होगी इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमने कहा कि ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस कुछ में होगी और कुछ में नहीं। ओके, और यहाँ इसी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में आप पाओगे अ वेरी थिन लेयर ऑफ सेल वॉल
Remember, the cell wall in gram-negative bacteria is very thin compared to gram-positive bacteria. और यहाँ भी सेल वॉल बना होगा पेप्टिडोग्लाइकन का, सीधी सी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो है। और यहाँ इस आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं ये पोरिन प्रोटीन्स. These पोरिन proteins regulate molecules entering and leaving the bacterial cell. और इसी आउटर मेम्ब्रेन में आप पाओगे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और LPS. ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होस्ट की इम्यूनिटी को ब्लॉक करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शंस. और जो लिपिड पार्ट होता है इन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का, it is toxic during infections. Now let's quickly go through what we have learned about these gram-positive and gram-negative bacteria in a tabular form. तो अगर बात करें सेल एनवलप की, तो gram-positive बैक्टीरिया का सेल एनवलप constitutes of plasma membrane and outer cell wall. और gram-negative बैक्टीरिया में cell envelope includes an inner membrane, a cell wall and an outer membrane. बात करें इस सेल्यूलर एनवलप की कंपोजिशन की, तो gram-positive बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन है, टिकोइक एसिड है एंड लाइपोटिकोइक एसिड भी है. और gram-negative बैक्टीरिया में we saw पेप्टिडोग्लाइकन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, LPS और हमने देखे पोरिन प्रोटीन्स. सेल वॉल की थिकनेस जो है gram-positive बैक्टीरिया में, that is 20 to 80 nanometer. And like I said earlier, gram-negative बैक्टीरिया का सेल वॉल काफ़ी थिन होता है, तो इसकी थिकनेस है 8 to 11 nanometer. और जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है gram-positive बैक्टीरिया में वो नैरो होती है, और gram-negative बैक्टीरिया में this periplasmic space is extensive. Now, how can we identify कि कोई बैक्टीरियम gram-positive है या gram-negative? तो इसके लिए we use the technique called gram staining, which was put forth by biologist Hans Christian Gram. So in this technique of gram staining, for identification of gram-positive and gram-negative bacteria, हम मान लो लेते हैं a collection of bacteria जिसमें gram-positive भी होंगे और gram-negative भी होंगे. अब पहले स्टेप में हम एक colorizing stain called crystal violet और CV ऐड करेंगे इन बैक्टीरिया पे. इस CV स्टेन से सारे बैक्टीरिया के सेल वॉल will turn purple in color. सेकेंड स्टेप में we add iodine. इस आयोडीन से क्या होगा, ये जो पर्पल कलर है सेल वॉल्स में, ये और भी सही तरीके से बैठ जाएगा. आयोडीन actually changes the shape of this stain or dye molecule, this crystal violet molecules, and traps it in the cell wall. इसके बाद थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में we add alcohol. This alcohol acts as a decolorizer. मतलब ये जो कलर है इसको खींच लेगा, इसको वॉश आउट करेगा. लेकिन ये alcohol decolorizes only gram-negative bacteria. gram-positive बैक्टीरिया के सेल वॉल्स में कोई decolorization नहीं होगी. They will remain purple. Okay. रीज़न इसका ये कि जैसे कुछ देर पहले हमने बात की कि gram-positive बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक है और gram-negative में काफ़ी थिन. और gram-negative में इस थिन सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन भी है. तो ये जो डीकलराइज़र या अल्कोहल जो है, ये gram-negative बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन के लिपिड्स को डिसॉल्व करता है. और सेल वॉल here being very thin, ये इस thin cell wall में जो purple color है इसे wash out कर पाता है. But in gram-positive bacteria, cell wall being thick
अल्कोहल कोई डीकलराइजेशन नहीं कर पाता। तो अब यहाँ तक आते आते हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिन्होंने ये पर्पल कलर लूज़ नहीं किया, और हैं हमारे पास कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्योंकि उन्होंने कलर लूज़ किया अल्कोहल से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिन्होंने कलर लूज़ नहीं किया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिन्होंने ये कलर लूज़ किया हुआ है। स्टेप 4 में हम और भी श्योर हो जाते हैं जब हम ऐड करते हैं एक और स्टेन जिसको यहाँ काउंटर स्टेन भी कहते हैं, कॉल्ड सैफनिन। दिस सैफनिन इट स्टेन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सैफनिन स्टेन कर पाता है ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल्स को, क्योंकि उनका पर्पल कलर अल्कोहल ने वॉश आउट किया था। और अब सैफनिन स्टेन की वजह से इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पिंक कलर का बन जाएगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने क्योंकि पर्पल कलर को लूज़ नहीं किया था तो वो पर्पल ही रहेंगे। एंड नाउ इट इज़ क्लियर टू अस कि पर्पल बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है और पिंक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। अब किंगडम मोनेरा में हम स्टडी करेंगे एक और ग्रुप कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया की। दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्केया और आर्की। तो आर्कियोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स which are believed to have evolved immediately after the evolution of first life। और उस टाइम पे अर्थ की कंडीशंस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थी। And these Archaebacteria even today continue to live under such harsh conditions, like we can find them in hot sulfur springs, in volcanic walls, in deep sea volcanic vents, or you call them hydrothermal vents। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में सी का जो फ्लोर है वो फट जाता है, एंड जियोथर्मली हीटेड वाटर comes out and magma rises, which eventually cools and forms mountain-like volcanic crusts। Okay, and remember Archaebacteria खाली इन harsh conditions में नहीं होते, normal conditions में भी आप Archaebacteria पाओगे, but they can survive such harsh conditions as well। And these Archaebacteria being so primitive are also called oldest or ancient living fossils। Now कुछ variations और adaptations इन Archaeobacteria के हम देखेंगे, जिससे अभी के लिए थोड़ा आइडिया भी मिलेगा कि कैसे इतनी harsh conditions में भी ये survive कर पाते हैं। और variations इन Archaeobacteria में सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या वेरिएशंस हैं उनकी। तो सेल मेम्ब्रेन इन Archaeobacteria has no fatty acids, and archaebacterial cell membrane phospholipids have ether bonds instead of ester bonds। आपकी एक दो रेफरेंसेस ने नाम मैं नहीं लूँगा, बट दे मेंशन फैटी एसिड्स इन Archaeobacterial cell membrane। बट आप आगे MBBS माइक्रोबायोलॉजी में भी इन डिटेल पढ़ोगे Archaeobacteria, एंड यू विल गेट टू नो दैट Archaeobacteria के सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड्स नहीं होते। ओके, तो हमने कहा Archaeobacteria के सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड्स नहीं है और एस्टर बॉन्ड्स की जगह ईथर बॉन्ड्स हैं। इसको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म, Archaeobacteria को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन की, फिर वो बैक्टीरिया हो या कोई यूकैरियोट जैसे कोई प्लांट या एनिमल, उसके सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, उनका सेल मेम्ब्रेन शायद आपने देखा हो तो हम उसे कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर होती है, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। इसमें से अगर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को हम एनालाइज करें
तो ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफिलिक हेड में एक अल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल है और एक phosphate residue, एक phosphate group. This phosphate group has charge, which makes this end of the phospholipid molecule polar, and because of which this end is attracted to water and is thus called hydrophilic head. Hydrophobic tails constitute of the hydrocarbon chains of fatty acids. और यहाँ इस हाइड्रोकार्बन चेन की हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, where each corner represents a carbon. Okay, but बन कैसे रहा है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल? तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये ग्लिसरॉल है. Glycerol has 3 carbons and each carbon is attached to an OH group. So there are 3 carbons and 3 OH groups, and we call such alcohols polyols as well. और ये fatty acid. Fatty acids में होती है एक hydrocarbon chain which can be saturated or unsaturated, and this hydrocarbon chain is attached to a carboxylic acid group, मतलब COOH. और है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप, मतलब PO4 3-. फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 and we draw it like this, double bonded to O, OH, OH, OH. इस फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 है. 3 बेसिसिटी मतलब it can lose 3 protons or H plus as they are attached to a more electronegative atom, oxygen here. तो इन तीनों प्रोटॉन्स को लूज करके we have this phosphate group PO4 3-. ओके, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड, ये फॉस्फेट, ये कैसे असेंबल हो रहे हैं टू मेक अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल? तो उसके लिए दिस OH of glycerol will form an ester bond with carboxylic group or COOH of fatty acid. उसके लिए यहाँ से one water molecule will be released and ester linkage will be set. Ester ये होता है RC double bond O single bond O R dash. Ester में this carbon shares a single bond with this carbon, a double bond with oxygen and a single bond with another oxygen जो आगे attached है एक और कार्बन के साथ. I said ester में this carbon shares a single bond with this carbon और एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन जो आगे अटैच्ड है एक और कार्बन के साथ. तो ये एस्टर लिंकेज. ओके, इसी तरह नेक्स्ट OH ऑफ ग्लिसरॉल भी एस्टर लिंकेज सेट करेगा विद COOH ऑफ अनदर फैटी एसिड. और जो तीसरा OH है ग्लिसरॉल का, उस पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप और बनता है सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड. बट आर्कियोबैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता. आर्कियोबैक्टीरिया के फॉस्फोलिपिड्स में
फैटी एसिड्स नहीं होते. Instead of fatty acids, Archaebacteria have branched hydrocarbon chains of 20 carbon atoms built of isoprene units. ये है isoprene और this, ये और this. So when 4 of these isoprene units polymerize, we get this 20 carbon branched hydrocarbon side chain of archaebacterial phospholipid. Branching is due to these branching out methyl groups. ये जो methyl group था यहाँ पे, branching is due to these. अब जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फॉस्फोलिपिड्स में हमने देखी एस्टर लिंकेजेस बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, बट आर्कियोबैक्टीरिया में एस्टर लिंकेजेस नहीं, ईथर लिंकेजेस डेवलप होंगी इस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन और ग्लिसरॉल के OH के इन बिटवीन. और ईथर में क्या होता है? ईथर इज Ether is characterized by an oxygen atom attached to 2 carbon atoms. ये आप देख रहे हो यहाँ पे ether linkage where an oxygen is attached to 2 carbon atoms. Okay, now remember ये जो highly branched side chains हैं, इनकी वजह से आर्कियोबैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी काफ़ी कम होती है, which may account for one of the key adaptations of Archaeobacteria to extreme environmental conditions. And these branched side chains, they decrease membrane fluidity and increase tolerance to extreme heat and pH. Okay, एक और वेरिएशन आर्कियोबैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स में ये है कि इनका ग्लिसरॉल मिरर इमेज होता है टू द ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. ये मिरर इमेज होते हैं टू ईच अदर, इसीलिए यहाँ पे एल ग्लिसरॉल और यहाँ पे डी ग्लिसरॉल, लीवो डेक्स्ट्रो. सेल मेम्ब्रेन में एक और एडेप्टेशन कुछ आर्कियोबैक्टीरिया में ये है कि जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, कुछ आर्कियोबैक्टीरिया में इन 2 लेयर्स की ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन टेल्स आपस में अटैच हो जाती हैं. एंड इंस्टेड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, some Archaeobacteria have a monolayer of phospholipids. तो अभी तक ये हमने देखी कुछ वेरिएशंस और adaptations in archaeobacterial cell membrane to cope harsh environments. सेल मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं इनके सेल वॉल की. तो कुछ आर्कियोबैक्टीरिया में सेल वॉल होता ही नहीं, कुछ में सेल वॉल बना होता है of a single layer of proteins only, and this thin layer of proteins is also called S layer. कुछ में इस S layer के ऊपर एक और layer of proteins होगी, and in that case the 2 layers together make cell wall. Okay. और आप याद रखोगे कि जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल हमने देखा था, वो बना होता था पेप्टिडोग्लाइकन का. आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आर्कियोबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बट सम आर्कियोबैक्टीरिया हैव इन देयर सेल वॉल a peptidoglycan-like molecule called pseudomurine. Peptidoglycan-like molecule इसलिए है ये क्योंकि जैसे पेप्टिडोग्लाइकन देखा था हमने बना होता है ऑफ शुगर्स NAM और NAG. Pseudomurine
में NaM की जगह होता है NaT in place of NaM. NaT is N-acetyl tallose aminoronic acid. मेन आप याद रखोगे कि आर्कियोबैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, बट कुछ आर्कियोबैक्टीरिया के सेल वॉल में स्यूडोम्यूरिन होता है। सेल वॉल की वेरिएशंस के बाद कुछ और वेरिएशंस आर्कियोबैक्टीरिया की हैं, जैसे राइबोसोम्स में। अब राइबोसोम्स सारे ऑर्गेनिजम्स में बने होते हैं आरएनए और राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स के। आर्कियोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब दोनों में राइबोसोम्स 70S होंगे। अब आर्कियोबैक्टीरिया के इन आरएनए के जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डिफरेंट हैं। आर्कियोबैक्टीरिया के ये राइबोसोमल प्रोटीन्स ये भी डिफरेंट हैं, एंड इवन शेप ऑफ राइबोसोम्स इन आर्कियोबैक्टीरिया इज डिफरेंट कंपेयर टू द शेप ऑफ राइबोसोम्स इन बैक्टीरिया। और इसलिए हम देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स जो इनहिबिट करते हैं राइबोसोमल फंक्शनिंग को एंड द स्किल बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक्स आर्कियोबैक्टीरिया के राइबोसोम्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो ये भी एक अडेप्टेशन है इन आर्कियोबैक्टीरिया में। अगली वेरिएशन और अडेप्टेशन इन आर्कियोबैक्टीरिया is in its RNA polymerase. RNA polymerase is a very important enzyme that is responsible for copying a DNA sequence into RNA sequence during the process of transcription. इस RNA polymerase की constitution भी आर्कियोबैक्टीरिया में different है compared to other organisms, simply because they have to withstand very challenging environmental conditions. And now, Archaebacteria can be divided into three groups: Methanogens, halophiles, and thermacidophiles. Let's talk of Methanogens first. So Methanogens are obligate, or you say strict, anaerobes. They will get killed in the presence of oxygen. Methanogens are autotrophs, मतलब they produce their own organic matter, जिसके लिए they obtain energy and raw materials from outside decomposing organic substances. आगे, Methanogens produce methane as an end product of their metabolism. और इसके लिए some Methanogens convert carbon dioxide and hydrogen into methane, and some convert acetic acid into methane. Some Methanogens live as symbionts in the rumen. Rumen is the first chamber of stomach in ruminating animals. 4 chambers होते हैं ruminating animals के stomach के: rumen, reticulum, omasum and the abomasum. पहला chamber rumen, इसमें कुछ Methanogens होते हैं which help in the fermentation of cellulose there. Methanogens also find application in biogas and gobar gas plants. Methanogens के बाद बात करते हैं halophilic archaebacteria और halophiles की. तो halophiles are named so because they are salt loving and usually occur in salt rich, or you say saline environments. Saline environments like salt lakes, salt pans, salt marshes, and brines. Brines are salt solutions actually. Now, halophiles are able to live in high salt concentrations because इनकी इंट्रासेल्युलर सॉल्ट कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है. Otherwise,
एक्सॉस्मोसिस से सारा पानी बाहर चला जाता और इस आर्कियोबैक्टीरियल सेल की प्लाज्मोलिसिस होती, मतलब डेथ हो जाते। प्लस इनके बाहर होती है एक म्यूसिलेज कवरिंग। सैप वैक्यूल्स नहीं होते हेलोफाइल्स में। ओके। और स्ट्रॉन्ग लाइट में हेलोफाइल्स के मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियोरोडोप्सिन बनता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, और इस सनलाइट से ये ATPs बनाते हैं। And now let's talk of thermoacidophiles. These archaeobacteria can tolerate high temperature as well as high acidity, hence the name thermoacidophiles. जैसे आप पाओगे इन्हें in hot sulfur springs, where the temperature may be as high as 80 degrees and pH is as low as 2. These thermoacidophiles can withstand this high temperature as well as this high acidity due to branched chain phospholipid in cell membrane, which we discussed earlier, and due to the presence of some special enzymes जो acidic conditions में भी operate कर पाते हैं. Let's take a few related MCQs जिनके answers मैंने description box में दे रखे हैं. You can freely comment your doubts in the comment section. I'll be much obliged to get back to you as soon as possible. Okay, question 1. The primitive prokaryotes responsible for production of biogas from dung of ruminant animals include Eubacterium, halophiles, thermoacidophiles, Methanogens. Question 2. Archaeobacteria differ from Eubacteria in cell shape, mode of reproduction, mode of nutrition, cell membrane structure. Okay. Question 3. Organisms called Methanogens are abundant in cattle yard, hot spring, sulfur rock, polluted stream. Methanogens की बात हो रही है.